नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज एट 7। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी है। अमेरिका से भारत लाया जा रहा है अनमोल बिश्नोई। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है अनमोल, जिसे अब भारत लाया जा रहा है। अमेरिका से भारत लाया जा रहा है मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई, और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अब अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। अनमोल बिश्नोई कई गंभीर अपराधों में आरोपी है। उस पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल होने का आरोप भी है, और इसके साथ ही साथ अभिनेता सलमान खान के घर पर हुए हमले की साजिश रचने का भी आरोप अनमोल बिश्नोई पर ही लगा है। और अब इसमें बड़ा अपडेट ये है कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई, जिसे अब अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। अमेरिका से भारत लाया जा रहा है अनमोल बिश्नोई, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है अनमोल बिश्नोई, जिसे अब अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि न केवल बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुख्य आरोपी है अनमोल बिश्नोई, बल्कि सलमान खान के घर पर हुए हमले का भी साजिशकर्ता वही है। इस तरह के आरोप जो है वो अनमोल बिश्नोई पर लगे हुए हैं। अब उसे अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। ये बड़ा अपडेट है, ये बड़ी खबर है। तो ये अमेरिका से भारत लाया जा रहा है अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई, अब जिसे भारत लाया जा रहा है, और पूरी प्रक्रिया के अनुसार उसे अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आप जान लीजिए। तो ये बड़ी खबर है, ये बड़ा अपडेट है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है अनमोल बिश्नोई, अब जिसे भारत लाया जा रहा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई। भारत लाया जा रहा है लॉरेंस का भाई बिश्नोई, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी है। हालांकि अमेरिका ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई यानी अनमोल बिश्नोई को भारत डिपोर्ट कर दिया है। अनमोल सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुख्य साजिश करता है। इससे पहले गायक सिद्धू मूसेवाला की जिस तरीके से हत्या होती है, सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या के साजिश के आरोप भी अनमोल बिश्नोई पर ही लगे हैं। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी मुख्य साजिश करता है। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग में भी वो वांटेड चल रहा था, और अमेरिका यानी यूएस में उसकी असाइलम रिक्वेस्ट खारिज कर दी गई है, जिसके बाद अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने उसे भारत डिपोर्ट किया है, भेजा है। तो ये बड़ी जानकारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए अमेरिका से एक चिंताजनक खबर है, एक बुरी खबर है पूरी गैंग के लिए। वो ये कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई यानी अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से अब भारत डिपोर्ट कर दिया गया है। हालांकि अभी आने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन डिपोर्ट कर दिया गया है, ये जानकारी है। अनमोल बिश्नोई महाराष्ट्र के विधायक बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी एक अहम साजिश करता है, जिस पर पूरे हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप लगे हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। जिशान ने एक ईमेल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें साफ लिखा है कि ये ईमेल आपको सूचित करने के लिए है कि संघीय सरकार द्वारा अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से हटा दिया गया है। सरकार से और राज्य सरकार से कि वो इस पे एक तुरंत एक्शन ले, अनमोल बिश्नोई को मुंबई लाए और जल्द से जल्द इंटरोगेट कीजिए, क्योंकि पूरे समाज के लिए वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन ये सलमान भाई के मामले में, आपके पिताजी के भी मामले में क्या करें? नहीं, देखिए, वो सलमान भाई के भी मामले में अनमोल बिश्नोई का ही नाम आया है। मेरे पिताजी के हत्या में भी अनमोल बिश्नोई का नाम आया। तो अनमोल बिश्नोई को आप लाइए मुंबई और इंटरोगेट कीजिए। और अगर आप यूएसए जो है, अमेरिका बोल रही है कि उसे आज अमेरिका के बाहर किया गया है फेडरल गवर्नमेंट में, तो हमारी देश की सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए और इसे इंडिया लाना चाहिए और तुरंत कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। Lawrence brother Anmol Bishnoi is in America now. The news of deportation, likely to be deportation from America. What is it? So basically, my family has registered as a victim family in the United States of America. We've contacted all the Justice Department of America, and we've been registered as a victim family. So from the victim notification, we get updates about Anmol Bishnoi. Previously also we got to know that he's detained by the DHS, the Department of
Homeland Security in Iowa, in the jail of Iowa. And today we've got a mail that federal government has removed Anmol Bishnoi from the United States of America as on 18th November 2025. So the question arises that is he being deported to India? And my strong request to the central government is to actually bring him back if he's removed from America, and for the state government as well to bring him back to Mumbai and to make sure that he's interrogated and arrested, because he's a threat to the society. He was named in my father's murder as well. In Salman Bhai's case also, his name has been arising frequently. So he's a threat to the society, to our family, to everyone. And for us to know who's the mastermind behind my father's murder, if they say that Anmol Bishnoi directed it, there must be someone who's asked Anmol Bishnoi to do this. So it's very important for us to know who has asked Anmol Bishnoi to do this. So for that, they need to bring Anmol Bishnoi back to Mumbai. And if he's been released, if he's been removed from America, then it's a very good opportunity for the Indian government to intervene and make sure he's deported back to India. Overall development in your father case, what do you think? No, see, we are still awaiting justice, and it's been more than a year, and I feel like somewhere down the line, justice has not been served yet. और अयोध्या जहां एक एक दिन ऐतिहासिक है और आज की सुबह भी बेहद खास रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर यहां पर पूजा अर्चना की और 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित यात्रा से पहले पूरे कार्यक्रम का स्थलीय निरीक्षण किया गया। आपको बताते चले कि राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा पताका फहराने की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इन्हीं अंतिम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे थे। करीब 2.5 घंटे तक उन्होंने पूरे परिसर में घूम कर हर व्यवस्था को बारीकी से जाना, परखा, देखा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम राम कथा पार्क हेलीपैड से शुरू हुआ और वहां से वे सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचे और फिर राम जन्मभूमि परिसर में उन्होंने प्रवेश किया और पूरे विधि विधान के साथ रामलला के दर्शन पूजन भी किए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र और राम मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। इसी दौरान निर्माण कार्यों के हर फेज यानी हर चरण पर विस्तार से चर्चा हुई। स्थलीय निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। दरअसल इस बैठक में भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा से लेकर भीड़ प्रबंधन तलक यानी जो कंट्रोल है उस तलक, यातायात से लेकर पूजा व्यवस्थाओं तक हर तैयारी को दुरुस्त और सही करने के निर्देश दिए हैं। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अयोध्या यात्रा को लेकर यानी अयोध्या आगमन को लेकर पूरे शहर में उत्साह अपने चरम पर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के निरीक्षण ने यह भी साफ कर दिया है कि अयोध्या आने वाले दिनों में से एक भव्य और अनुशासित स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बिल्ली मारकुंडी खदान, जहां पर शनिवार शाम एक पहाड़ी का हिस्सा ऐसे ढहा जैसे पत्थर ही नहीं बल्कि कई परिवारों की उम्मीदें भी टूटकर गिर पड़ी हों। ओबरा थाना क्षेत्र में हुए इस दर्दनाक हादसे में अब तक सात मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सोमवार को मलबे से 6 और मजदूरों के शव निकाले गए और हर एक शव के साथ बाहर आ रही है एक नई त्रासदी, एक नया रोता हुआ घर। मृतकों की पहचान 30 वर्षीय इंद्रजीत, 30 साल के संतोष, 18 साल के रविंद्र और 32 साल के राम खेलावन के रूप में हुई है। उम्र अलग अलग लेकिन किस्मत एक ही। सबकी जिंदगी पत्थर के नीचे दफन हो गई है। हादसा तब हुआ जब मजदूर नीचे काम कर रहे थे और अचानक पहाड़ी का एक हिस्सा भरभराकर नीचे गिर पड़ा। चेहरा धूल में ढका हुआ, हाथ कटे हुए, शरीर टूटा, लेकिन सबसे ज्यादा टूटी है उन घरों की दीवारें जिनके सहारे ये मजदूर जिंदा थे। जिलाधिकारी और पुलिस की तमाम टीमें मौके पर डटी रही। लगातार हॉर्न बजाते जेसीबी, बीच बीच में रोते बिलखते परिजनों की चीखें और पत्थरों के नीचे छिपा है मौत का सन्नाटा। इस हादसे के बाद कृष्णा माइनिंग वर्क्स के मालिक समेत 3 लोगों पर यानी 3 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें भी बनाई हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या खदान की जानलेवा लापरवाही पहले कभी किसी ने नहीं देखी?
क्या सुरक्षा इंतजाम बस कागजों पर ही चलते रहे या वहीं तक सीमित रह गए? बिल्ली मारकुंडी की ये खदान सिर्फ पत्थर नहीं उगल रही, बल्कि ये उन मजदूरों का खून, पसीना और कर्जदार जिंदगियां भी निगल रही है, जो 7 घर जिसमें उजड़ गए हैं। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है, इसका जवाब अभी भी पत्थरों के नीचे दबा हुआ है। देखिए, रेस्क्यू 15 तारीख से हम लोगों का चल रहा था। उसमें बहुत सी कठिनाइयां थी। एक बड़ा पत्थर था, उसको खिसकाना बहुत कठिन हो रहा था। वो सब चीज़ों को हमारे जो रेस्क्यू की टीमें हैं उन लोगों ने उसको टैकल करते हुए उसका समाधान कर लिया और पीछे के तरफ से अप्रोच करने पर हम लोग वहां पहुंचने में सफल हो गए। अभी तक 7 डेड बॉडीज मिली हैं, जिनका पोस्टमार्टम आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और उनको उनके परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है। अब जैसा कि एनडीआरएफ की टीम बता रही है, किसी के वहां जीवित मृत होने की संभावना बहुत कम है, शून्य है। 15 तारीख से ही हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीजीएमएस की टीम, लोकल पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के जो कुछ प्राइवेट कंपनीज और उनके ऑपरेटर्स द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया। आज दिनांक 19 तारीख को नीचे जब 100% वेरिफिकेशन कर लिया गया है सभी टीमों द्वारा कि वहाँ पे अब किसी प्रकार के कोई अवशेष नहीं है, इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया जा रहा है। इसमें बताना चाहूँगा अब तक के ऑपरेशन में 7 डेड बॉडीज रिकवर करी हैं। और अब बात कर लेते हैं गाजियाबाद की, क्योंकि गाजियाबाद आज फिर से जहर में डूबा हुआ है और लगातार दूसरे दिन भी पूरे देश में दूसरा सबसे प्रदूषित, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी बन गया है। सुबह सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 455 तक जा पहुंचा, यानी हवा नहीं सांसों में जहर घुल रहा है, जहर। धुंध की सफेद चादर ऐसी कि सामने खड़ी गाड़ी भी पहचान में ना आ पाए और हवा में जहरीले कण इतने कि सांसें भारी हो जाए। छोटे बच्चे खांस रहे हैं, बुजुर्गों का दम घुट रहा है, उसकी शिकायतें हो रही हैं और अस्पतालों में दमा के मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है, उसमें इजाफा होता जा रहा है। ये वही गाजियाबाद है जहां प्रदूषण ने पिछले 48 घंटों में लोगों की दिनचर्या, सेहत और सांसों पर हमला बोल दिया है। मॉर्निंग वॉक पूरी तरीके से बंद है। स्कूलों में बच्चों को मास्क पहनने की चेतावनी दी जा रही है, सलाह दी जा रही है और घरों में एयर प्यूरिफायर भी जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब प्रशासन भी एक्शन मोड में है। न्यूज इंडिया के संवाददाता कपिल मेहरा ने जिला प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अंकित सिंह से खास बातचीत की और तस्वीर साफ हो गई कि समस्या कितनी गहरी है और कार्रवाई कितनी सख्त। अंकित सिंह के मुताबिक लोनी की बात करें तो लोनी में पिछले कुछ दिनों में 35 से ज्यादा अवैध फैक्ट्रियां सील की गई हैं। 46 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जा चुका है और यहां तक कि 17 लाख का चालान भी बकाया है, जिसे जल्द वसूलने की तैयारी चल रही है। लेकिन सवाल की सुई फिर से वहीं पर अटकती जा रही है। जब AQI 455 हो और जब हवा में धुआं ही धुआं हो, तो क्या सिर्फ सीलिंग और चालान से यह जहर रुक पाएगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि शहर की सड़कों पर धुंध हर घंटे बढ़ रही है और लोगों की सांसें हर मिनट घट रही हैं। गाजियाबाद में फिलहाल हवा बहुत ज्यादा खतरनाक है, जहरीली है और हालात गंभीर से कहीं ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। अगर सख्त कदम नहीं उठाए गए या नहीं इसकी तरफ बढ़ा गया, तो आने वाले दिनों में यहां पर सांस लेना भी एक लग्जरी बन सकता है। लगातार दूसरे दिन गाजियाबाद दूषित शहरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आया है। हमारे साथ जिला प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अंकित सिंह है। इनसे समझते हैं किस प्रकार विभाग लगातार प्रदूषण कम करने को लेकर कार्रवाई कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं, हवा में जहर घोल रहे हैं। ऐसे लोगों पर, ऐसी फैक्ट्रियों पर, इस तरह की संस्थान पर किस तरह से विभाग कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि शहर के अंदर पहले ही ग्रेप 3 की नियमावली लागू हो चुकी है। सर, प्रदूषण का लेवल 455 आज सुबह 7 बजे का आंका गया था। किस तरह से मॉनिटर कर रहा है विभाग? कितने घंटों की शिफ्ट्स होती है, कितनी टीम इसके अंदर काम कर रही है, कब तक इस पर राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए, वर्तमान में ग्रैप 3 लागू है हमारे जनपद गाजियाबाद में और वर्तमान में 420 है, 450 था आज मॉर्निंग में। थोड़ा कम हुआ है, धीरे धीरे थोड़ा और कम होगा, 400 के आसपास। जहाँ तक मॉनिटरिंग की बात है, हमारे यहाँ 4 स्टेशंस लगे हुए हैं जो कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं। 24 आवर्स डेटा देते हैं, ऑनलाइन कनेक्टेड है। एक साहिबाबाद में है, एक इंद्रापुरम में है,
एक लोनी में है, एक संजय नगर में है, और चारों का कवर्ड एरिया एवरेज देता है। वी आर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग इट। इसके अलावा जब से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान चालू हुआ रिगार्डिंग CAQM के डायरेक्शन से, तभी से प्रीएम्प्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर ने मीटिंग्स की सारे कंसर्न डिपार्टमेंट से, जितने भी कंसर्न थे सबको जो जो जिम्मेदारी दी गई उन सबको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए निर्देश दिए गए। दिल्ली की सुबह और एक साथ 3 अदालतों पर बम धमाके की धमकी। साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट और द्वारका कोर्ट, तीनों ही जगहों पर एक धमकी भरा ईमेल आया और राजधानी की सुरक्षा में हड़कंप मच गया। इधर रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मेल जैश ए मोहम्मद नाम की आईडी से भेजा गया और इसी एक मेल ने दिल्ली पुलिस को तुरंत एक्शन मोड में ला दिया। कोर्ट कैंपस यानी परिसर खाली करवा दिया गया, बम स्क्वाड की टीमें तैनात कर दी गई और हर एक कोना खंगाला जाने लगा। सबसे बड़ी बात, पटियाला हाउस कोर्ट में आज NIA दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट केस के आरोपी जासिर बिलाल वानी को पेश करने वाली थी और उसी से कुछ देर पहले ही सुबह 11 बजे ये धमकी भरा मेल भेज दिया गया। अब ऐसे में टाइमिंग को लेकर, समय को लेकर कई बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं। उधर सुबह सुबह दिल्ली के 2 स्कूलों में भी बम की धमकी मिली है, यानी बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। प्रशांत विहार और द्वारका के स्कूलों में फोन करके कहा गया कि कैंपस में बम लगाया गया है। टीमें दौड़ी, स्कूल खाली किया गया और बच्चों और स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक फोन करने वाले का नंबर अब बंद है और उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश जारी है। फायर ब्रिगेड ने स्कूलों में पूरा सर्च किया लेकिन कुछ भी संदिग्ध हासिल नहीं हुआ। धमकी को एक अफवाह बताया जा रहा है और अदालतें 2 घंटे के लिए रुकी रहीं। साकेत कोर्ट में लंच ब्रेक के बाद काम दोबारा से शुरू हुआ। पटियाला हाउस कोर्ट का जिक्र करें तो यहां पर भी प्रोसीडिंग्स थोड़ी देर रोककर फिर से चालू की गई, लेकिन बड़ा सवाल जिस का तस बना हुआ है, एक दिन में 3 अदालतें, 2 स्कूल और धमकी एक ही टाइमिंग। क्या ये सिर्फ डर का खेल था या किसी बड़े साजिश की शुरुआत? दिल्ली पुलिस और स्पेशल एजेंसियां अब इस धमकी के हर लिंक को जोड़ने में लगी हैं। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी, लेकिन आज यहां भक्ति नहीं, आक्रोश की ज्वाला जल रही है। 3 दिन बंद का पहला दिन और पूरा शहर मानो थम सा गया। बाजार बंद, होटल बंद, नावें बंद, यानी ओंकारेश्वर की रगों में बहने वाली जिंदगी आज जैसे ठहर सी गई हो। ममलेश्वर लोक निर्माण परियोजना पर लोगों के आरोप इतने ज्यादा गंभीर हैं कि शहर का तापमान उबल पड़ा है। लोगों का ये कहना है साफ तौर पर कि ये विकास का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि विस्थापन की साजिश है। ब्रह्मपुरी और ममलेश्वर के सर्वे के को लोग जो हैं वो झूठा, मनमाना और जबरदस्ती का बता रहे हैं। ओंकारेश्वर बंद का असर ऐसा कि होटल लॉज भी बंद है, चाय नाश्ता बंद है, नाव सेवा ठप है, ऑटो भी गलियों से, सड़कों से गायब है। धर्मशालाओं पर ताले लटक गए हैं। नर्मदा के घाट जहां हमेशा चहल पहल रहा करती थी, आज लगभग सन्नाटा ही पसरा हुआ नजर आया। ये नजारा ओंकारेश्वर ने कभी नहीं देखा, न यहाँ के लोगों ने देखा। स्थानीय लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि क्षेत्र को साफ कर बड़े होटल, रिजॉर्ट समूहों को जमीन देने की तैयारी है। तो महिलाओं ने भी अपना गुस्सा दिखाया। महिलाओं का गुस्सा अपने चरम पर है और ये कह रही हैं महिलाएं कि हम मर जाएंगे लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे। कई महिलाएं तो रोती बिलखती हुई सड़कों पर बैठ गईं। इनकी पीढ़ियों की जमा पूंजी, मकान, दुकान सब कुछ दांव पर है। न नाव, न होटल, न वाहन, न ऑटो। तीर्थ यात्री घंटों पैदल चलकर मंदिर तक पहुंचे, लेकिन स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि 2 दिन की दिक्कत से ज्यादा दर्द घर उजड़ने का है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह भी आंदोलन में पहुंचे लोगों के बीच। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और ये कहा कि ये विकास की आड़ में बैकडोर डील है। जनता की जमीन छीनी जा रही है। जब तक सर्वे बंद नहीं होगा, जनता पीछे नहीं हटने वाली है। पहले दिन ही हालात विस्फोटक रहे हैं और अगले 48 घंटों में व्यापार, पर्यटन और घाट संचालन पूरी तरीके से ठप होने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। इधर प्रशासन की चुप्पी से गुस्साए और डर दोनों ही बढ़ रहे हैं। ओंकारेश्वर का यह आंदोलन सिर्फ एक विरोध भर नहीं है, बल्कि ये अस्तित्व, सम्मान और आस्था की निर्णायक लड़ाई भी बन चुका है। अगर सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप यानी इंटरफेरेंस इसमें नहीं किया तो आने वाले घंटे ओंकारेश्वर के लिए और ज्यादा विस्फोटक या चिंताजनक हो सकते हैं।
बात यह है कि ममलेश्वर लोक का मुद्दा बहुत दिन से चल रहा है, पर वर्तमान में जो सरकार है, सरकार के जो प्रशासन है और भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि है, उन लोगों ने ओमकारेश्वर की जनता को विश्वास में नहीं लिया और ये सिर्फ थोपने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमने बंद करा और हमको कहीं भी जाना है, ये रहना है। हम बाहर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कई जगह भी है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम तो हो गए उम्र पर, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। हमको भी यही रहना है और ये नहीं टूटना चाहिए। हमको सब साथ दो, सब नेताओं बड़े बड़े सब साथ दो। सर, आज का उद्देश्य है हमारा कि ये जो ओमकारेश्वर ममलेश्वर लोक बनाया जा रहा है, ये ब्रह्मपुरी को, पूरी ब्रह्मपुरी को तोड़कर बनाया जा रहा है। और ये जो ब्रह्मपुरी है, ये हमारी जन्मभूमि है और इसको तोड़कर बनाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। और इसी के विरोध में आज हमने बंद प्रदर्शन किया है यहाँ पर। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताएं, जो रेलवे ने आज लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक बड़ा गेम चेंजर कदम उठा लिया है। दरअसल केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल कंटेनर बल्क पॉलिसी का औपचारिक शुभारंभ किया और इसके साथ ही साथ सीमेंट ट्रांसपोर्ट की दुनिया में एक नई क्रांति भी शुरू हो गई है। अब सीमेंट सड़क नहीं बल्कि सीधे रेल कंटेनरों से भेजा जाएगा। रेलवे ने बल्क सीमेंट के लिए स्पेशल कंटेनर मॉडल भी तैयार किया है, जिसका मतलब ये है कि कम लागत, तेज डिलीवरी और सड़क ट्रैफिक में भी भारी कमी। कॉनकोर इस नई पॉलिसी के तहत 1000 से ज्यादा टैंक कंटेनर तैयार करेगा। इससे करीब 10 लाख टन सीमेंट सालाना सीधे ट्रेनों से अलग अलग राज्यों तक पहुंच सकेगा। दरअसल कंपनियों को इससे उत्पादन से लेकर सप्लाई तक हर स्तर पर फायदा ही फायदा होगा। इस कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे की ये नई पॉलिसी सीमेंट इंडस्ट्री को नई गति यानी नई तेजी देगा और सड़क के मुकाबले रेल से ट्रांसपोर्ट सस्ता, सुरक्षित और ज्यादा इको फ्रेंडली है। रेलवे का नया मॉडल न केवल सीमेंट कंपनियों को राहत देगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी एक बड़ा असर डालने वाला है। तो वहीं लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगी और हर महीने हजारों ट्रकों का बोझ भी सड़कों से हट जाएगा। नई पॉलिसी को लेकर उद्योग जगत में भी काफी उत्साह है और कंपनियों का यह भी दावा है कि रेलवे का ये कदम सीमेंट सेक्टर में समय, लागत और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट तीनों को पूरी तरीके से बदलने वाला है। रियली एक ऐसा गेम चेंजिंग, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है रेलवे के लिए ये, जिसमें रेलवे और इंडस्ट्री एक साथ मिलकर बड़ा एक फैसला ले रहे हैं। देश में जिस तरह से मिडिल क्लास आगे बढ़ रही है, जिस तरह से देश में डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए घर बनाने के लिए जो जो मटेरियल यूज़ में आता है, उस मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।